Hi friends, this is Kamlesh Bhadas from NEET Batch Education and you are watching NCERT only ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज अपन फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट का है। कौन सा है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मीन्स WBC, वाइट ब्लड सेल। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फॉर्म्ड एलिमेंट स्टार्ट किए थे। फॉर्म्ड एलिमेंट में पहला टॉपिक कौन सा था अपना? RBC, यानी RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स, और उसका साइंटिफिक नेम क्या था? एरिथ्रोसाइट्स। तो RBC का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था? बोन मैरो में हो रहा था, ठीक है ना। RBC का डिस्ट्रॉय RBC कहाँ जाकर डिस्ट्रॉय हो रहा था? तो अपन कह सकते हैं स्प्लीन में, जो कि उसका ग्रेवयार्ड होता है ना। मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको नीट में कोई क्वेश्चन दिख जाए ना कि ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, तो क्या मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या कह सकते हैं अपन? स्प्लीन कह सकते हैं। RBC का नंबर कितना था पर क्यूबिक मिलीमीटर में? कितना था? 5 to 5.5 मिलियंस। देखो, मिलियंस की बात हो रही है। 5 to 5.5 मिलियंस क्यूबिक मीटर, ठीक है। क्यूबिक मिलीमीटर पर क्यूब होता है। ये आपको नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नंबर याद करना चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर RBC के बारे में अपना पढ़ा था कि RBC का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता था, डेथ स्प्लीन में होती थी, और उसकी लाइफ स्पेन कितनी थी? 90 to 120 डेज थी, ठीक है ना। और अपन ने एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने पूरे RBC में आपको नंबर काउंट बताए थे RBC के, कि भाई 20 सेकंड में अभी एक RBC को अपनी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए कितना सेकंड चाहिए था? 20 सेकंड में एक RBC अपने पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है ना। और ईच सेकंड में अपनी RBC कितनी बनती है अपनी बॉडी में? ईच सेकंड, हर सेकंड में RBC अपनी बॉडी में कितनी बनती है? तो 2 to 3 मिलियंस बनती है, ठीक है ना। और क्या था अपने RBC में? एक ड्रॉप्स ऑफ RBC, एक ड्रॉप की ब्लड में RBC कितने होते हैं? तो 2 to 3 बिलियंस ऑफ RBC इन 1 ड्रॉप्स, ठीक है ना। ये भी था हीमोग्लोबिन। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? हीमोग्लोबिन में आए थे। फिर हीमोग्लोबिन में पढ़ा था हमने कि हीमोग्लोबिन में आयरन कौन सा होता था? Fe2+ आयरन होता है। और ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है? तो O2 और CO2 को कंबाइन करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है ना। ये पढ़ा था। फिर अपन ने स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन कैसे होता है अपना RBC स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय कैसे, तो वो भी बताया था। एक तरफ तो अपन ने RBC कैपिलरीज बनाई, दूसरी तरफ स्प्लीन की कैपिलरीज बनाई थी। जैसे जैसे जब RBC यंग होता है तब तो वो स्प्लीन की कैपिलरी में आसानी से अंदर घुस जाती है, बट ओल्ड होने के कारण उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण वह उस RBC की स्प्लीन में नहीं घुस पाती है। स्प्लीन की कैपिलरी में RBC नहीं घुस पाती है, तो वो क्या होती है? अंदर जाकर ब्लॉक हो जाती है। फिर उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि अपने RBC को डिस्ट्रॉयड कर देते हैं कि नहीं थे? ठीक है। RBC का फंक्शन क्या था? O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना था। अब CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में रोल कैसे प्ले करती थी? क्योंकि CO2 में क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है? CO2 को बाइकार्बोनिक एसिड में बदलता है, उस वहाँ से लेकर बाइकार्बोनेट के रूप में उसको बाहर निकालता है और क्लोरीन आयन को अंदर करता है, ठीक है ना। ये तो अपनी लास्ट लेक्चर का इंट्रोडक्शन हुआ। आज अपन पढ़ेंगे WBC। तो टॉपिक क्या है? WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ना। क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट, यानी ल्यूकोसाइट, यही आपको ध्यान रखना है। वाइट ब्लड का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। और ये वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करती है? तो क्या करती है? डिफेंस मैकेनिज्म है ना। ये डिफेंस सेल्स होती है जो कि अपनी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म करती है, डिफेंस और इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है, ठीक है ना। तो साइंटिफिक नेम क्या है WBC का? साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स, ठीक है ना। साइंटिफिक नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। अगर यही ल्यूकोसाइट अपनी, इसके काउंट कितने होते हैं अपने बॉडी में? ब्लड में काउंट कितना होता है? नंबर काउंट 6000 8000 mm पर 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने होते हैं? 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब में 6 कितना होता है? 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब होता है। और इस फॉर्मेशन अब RBC का फॉर्मेशन तो कहाँ हो रहा था अपना? बोन मैरो में। तो WBC का फॉर्मेशन कहाँ होगा? वही सिंपल बोन मैरो।
मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। ये आपकी क्या है, बोन है। ये आपके क्या है, बोन मैरो। ये कौन सी होती है, हीमोपोलिटिक स्टेम सेल। ठीक है ना। हीमोपोलिटिक सेल्स क्या होती है, फिर उसको क्या कहलाती है, आरबीसी प्लेटलेट्स। मैंने देखो फ्रेंड्स ये एक बोन बनाई है, जैसे कोई भी बोन हो, ये एक बोन है। बोन मैरो कहाँ होता है, आपको पता होगा कि बोन मैरो का प्रेजेंस होता है एट द एंड ऑफ बोन्स, यानी कि किसी भी बोन के एंड में बोन मैरो होता है। बोन मैरो कौन सी सेल रिलीज करता है, हिपेटोप्लोटिक स्टेम सेल्स। वो हिपेटोप्लोटिक स्टेम सेल्स क्या करती है, डिवाइड होकर क्या बनाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होता है, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, मेगा कैरियोटिक सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये प्लेटलेट्स पूरी तरह की सेल नहीं, प्लेटलेट्स पूरी तरह सेल नहीं होते हैं, ये सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं। कौन से सेल के फ्रेगमेंट होते हैं, तो मेगा कैरियोटिक सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। अपने अगर अपन ज़्यादा देर बाहर तक नहीं घूमना चाहिए। ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट मैं आपको बता दिया, आपके एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। हिपोप्लोटिक सेल्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है ना। इनकी डेथ, अब डब्ल्यूबीसी की डिस्ट्रॉयड या डेथ कहाँ होती है, आरबीसी की डेथ कहाँ होती थी, लीवर या स्प्लीन में होती थी, और डब्ल्यूबीसी की डेथ कहाँ होती है, ब्लड में। डब्ल्यूबीसी की डेथ क्या होती है, ब्लड में। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। इनका लाइफ स्पेन क्या होता है, अब लाइफ स्पेन क्या होता है, अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बर्थ से लेकर डेथ तक के बीच में जो पीरियड्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन होता है। तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन क्या होता है, 2 to 3 डेज, यानी कि ये डब्ल्यूबीसी 2 to 3 डेज में डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ठीक है ना। ये ज़्यादा तक अपनी बॉडी में नहीं रहते हैं। ठीक है ना। ये तो आपका क्या हुआ, एनसीईआरटी का। अब आप कई बार सोचते हैं ना कि अभी डब्ल्यूबीसी अपनी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करता है, तो आप अभी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो ब्लड टेस्ट में आपकी रिपोर्ट आती है कि डब्ल्यूबीसी का काउंट तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी अपनी ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी का काउंट तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मीन्स क्या है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आपकी बॉडी में क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी का काउंट आपकी बॉडी में तेज़ी से इंक्रीज होता है। ठीक है ना। और उसी तरह डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है, बहुत डिक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या है, आपको वायरल डिजीज़ है, जैसे कि एड्स। ये आपको क्या है, वायरल डिजीज़ है। ठीक है ना। तो ये आप नोट कर दीजिए। फिर अपन डब्ल्यूबीसी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, वो भी बताएंगे। ठीक है ना। ये आप नोट्स कर दीजिए। आप नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना। इरेज कर दो। अब फ्रेंड्स क्या है कि डब्ल्यूबीसी को 2 कैटेगरी में बांट के रखा है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में बना के रखा है।
ठीक है ना। न्यूट्रोफिल, और इसको ठीक है ना फ्रेंड्स। डब्ल्यूबीसी को कितने दो टाइप्स में बांट रखा है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट क्या होता है? ग्रेन्युलोसाइट, जब आप डब्ल्यूबीसी सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसमें झाँकेंगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रोस्कोप में झाँकना है, किसी के घर में नहीं झाँकना है। फिर आपको मार पड़ेगी या कोई फटकार पड़ेगी तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, ठीक है ना। पहले बोल रहा हूँ, किसी के घर में ना झाँक माइक्रोस्कोप में झाँकना है, या फिर इधर उधर का नहीं झाँकना है। अपने ही नोटबुक में ध्यान रखना है और अपने माइक्रोस्कोप में ध्यान रखना है और झाँकना है। तो आपको क्या छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम? ग्रेन्युलोसाइट। अगर आप माइक्रोस्कोप में डब्ल्यूबीसी को झाँकते हो तो आपको ग्रेन्यूल्स नहीं दिखते हैं, तो कौन से होते हैं? उसे क्या कहते हैं हम? अग्रेन्युलोसाइट। अग्रेन्युलोसाइट को डिवाइड किया दो पार्ट में, कौन से होते हैं? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और ग्रेन्युलोसाइट को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एजिनोफिल, ठीक है ना। ये अपन इन तीनों को अभी आप ध्यान में, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इस टेबल का ले लीजिए, आपको याद बाय करने के लिए और याद करने के लिए आसानी होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। कई बार तो बच्चों लोग क्या होता है, बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं कि सर आप इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ाते हो, थोड़ा फास्ट बना दो, थोड़ा फास्ट करा दो, 2-3 लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म करवा दो। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं आपके जितना इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ। पहली बात, जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतना मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, और आपके फ्यूचर के लिए ही मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके फ्यूचर के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत को देखकर आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके काम आने वाला, मेरे काम कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो आप ये नोट कर दीजिए। अब इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले ग्रेन्युलोसाइट पढ़ेंगे, फिर अग्रेन्युलोसाइट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ग्रेन्युलोसाइट एंड अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन से थे? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स एंड एजिनोफिल्स। और अग्रेन्युलोसाइट में क्या था? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो पहले अपन पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स देखो फ्रेंड्स, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट में आपको फ़र्क कुछ दिख रहा है? ग्रेन्युलोसाइट में देखो ये सब ग्रेन्यूल्स बने होते हैं सेल्स में, ठीक है ना। और अग्रेन्युलोसाइट में देखो कहीं पर भी आपको ग्रेन्यूल्स नहीं दिखेंगे। न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा में इधर ग्रेन्यूल्स दिए हुए हैं और इधर ग्रेन्यूल्स नहीं दिए हुए होते हैं, ठीक है ना। तो पहले अपन ग्रेन्युलोसाइट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। आप देख रहे हो कि देखो ये इसमें क्या है, ये क्या है? मल्टी लोब्स है, तो इसमें क्या है? मल्टी लोब न्यूक्लियस। टोटल डब्ल्यूबीसी में 100% ऑफ डब्ल्यूबीसी में टोटल उसका कितना परसेंट होता है? 60 to 65% इन टोटल डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफाइल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 60 to 65 ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन टोटल डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में 60 से 65 का इसमें कंटेंट रहता है। क्या होता है? मल्टी लोब न्यूक्लियस। इसमें देखो ये न्यूक्लियस कितने मल्टी लोब है कि नहीं? बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो इसको क्या कहेंगे? मल्टी लोब्स। दे आर फेगोसाइटिक सेल्स। फेगोसाइटिक सेल्स मीन्स आप समझते हो? फेगोसाइटिक वर्ड्स का मीन्स क्या समझते हो आप? यानी कि ऐसी सेल जो कि किसी फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉयड कर दी है, जो खा लेती है, उसे क्या कहते हैं? फेगोसाइटिक सेल। न्यूट्रोफिल्स और अपने मोनोसाइट्स, ये दोनों क्या करती है? एक फेगोसाइटिक सेल्स होती है, इन दोनों में फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो कि किसी फॉरेन पार्टिकल्स को अपने बॉडी में एंटर होते ही उन दोनों को उनको ख़त्म कर देती है, ठीक है ना। पूरी तरह डिस्ट्रॉय करती है, उसको क्या कहते हैं? फेगोसाइटिक इन नेचर, जो कि फॉरेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। बेसोफिल्स, ये कितना है? इसमें कितने लोब देख रहे हैं आपको? 2 लोब दिख रहे हैं, तो कितना है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है। इसमें डब्ल्यूबीसी में इसका कंटेंट कितना रहता है? 0.5 to 1%, यानी कि सबसे लेस। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा, बेसोफिल सबसे लेस्ट होता है, ठीक है ना, एकदम लेस होता है। दे सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपोरिन। ये हिपेरिन जैसे कि ये सब
सीक्रेट करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है, जैसे कौन सा, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मीन्स आप क्या समझते हैं, यानी कि आप लग जाती है तो कभी सूजन आती है, दर्द होता है, खुजली, ऐसा कुछ होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, हिस्टामिन का, ठीक है ना। तो ये इन्फ्लेमेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हिस्टामिन। जब बेसोफिल्स में क्या होता है, जैसे कि आपको इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन वगैरह होती है तो बेसोफिल्स के नंबर इंक्रीज होते हैं, यानी बेसोफिल के काउंट आपके ब्लड में इंक्रीज होता है, तब क्या होती है, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आपके बॉडी में होती है, ठीक है ना। और न्यूट्रोफिल की रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपको वर्म इन्फेक्शन है, ठीक है ना, वर्म इन्फेक्शन से, लंग से रिलेटेड कोई डिजीज़ है आपको, तो क्या न्यूट्रोफिल का काउंट है ना, वो आपके बॉडी ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। न्यूट्रोफिल का काउंट आपके ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपके किसी को, आपको कोई बॉडी में इन्फेक्शंस वगैरह होती है, ठीक है ना, तो आपके बॉडी में न्यूट्रोफिल्स का काउंट इंक्रीज होता है। इयोजिनोफिल्स क्या है, इयोजिनोफिल्स, इसमें भी कितने हैं, 2 लोब स्ट्रक्चर है, 2 लोब है तो क्या है, बाइलोब स्ट्रक्चर। इसका परसेंटेज अब WBC में कितना होता है, 2 to 3% होता है WBC में टोटल, है ना। बाइलोब स्ट्रक्चर है, 2 लोब है तो बाइलोब स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियस का। ये किसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस का, तो बाइलोब न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। दे रेसिस्ट इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन यानी कि किसी किसी की आदत होती है कि सुबह उठते ही ऐसे चीखना, खांसना। अभी सर्दी का मौसम नहीं है, फिर भी अपन किसी को आदत रहती है ना सुबह सुबह के वो चीखते खांसते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनके ब्लड में यूजिनोफिल का काउंट ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है, तब ये एलर्जिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना। अब आते हैं अपन लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट है, सॉरी। तो इसमें आपको कहीं भी ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे होंगे, तो इसे क्या, ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, अग्रेन्युलोसाइट। तो क्या है, पहले लिम्फोसाइट का WBC में टोटल कंटेंट कितना है, 20 to 25%, यानी सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल्स के बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, ये देखो स्पेरिकल न्यूक्लियस होता है, उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ओनली फॉर साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितना होता है, कैसा होता है, स्पेरिकल, तो देखो स्पेरिकल न्यूक्लियस होता है। कंटेंट क्या करता है, ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट अपने अंदर रखता है, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या होता है, अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कौन सी सेल्स होती हैं, वो लिम्फोसाइट जो अपनी थाइमस में मैच्योर होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। ध्यान रखना, थाइमस ग्लैंड में लिम्फोसाइट जो मैच्योर होते हैं उसे हम टी लिम्फोसाइट कहेंगे। और बी लिम्फोसाइट यानी कि बर्ड्स के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है, ब्रूसा ऑफ फैब्रिकस, ठीक है ना। क्या होता है, ब्रूसा ऑफ फैब्रिकस। ब्रूसा ऑफ फैब्रिकस में मैच्योर होते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बी लिम्फोसाइट। और अपनी बॉडी में भी बर्ड्स के जैसे ही ब्रूसा ऑफ फैब्रिकस के समान ही ऑर्गन होता है, वहाँ ये क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बी लिम्फोसाइट। अब रही बात मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स दोनों एक जैसे हैं, ये भी फैगोसाइटिक सेल्स होती है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करती है, यानी कि एकदम खा लेती है, ईटिंग फॉरेन पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल्स इन आवर बॉडी, ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। फैगोसाइटिक सेल्स, चले चलिए मिटा देते हैं अपन, इसको मिटा दूं। चलिए फ्रेंड्स, ये तो था अपना आज RBC। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और कल आप ये सब मैंने जो आज RBC WBC पढ़ाया है वो आप सब पढ़ के आना, रिवीजन करके आना। चलो, थैंक यू क्लास। फ्रेंड्स, तो अपना आज टॉपिक है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट टॉपिक प्लेटलेट्स। अब फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स होता क्या है, तो पहले प्लेटलेट्स क्या होता है, ये एक स्पेशल सेल होती है, मेगा कैरियोटिक सेल्स होती है, उसके फ्रेगमेंट होते हैं। ये
प्लेटलेट्स कम्प्लीटली अपने क्या होती है, सेल्स नहीं होती है, ये सेल्स के फ्रेगमेंट यानी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो अपन कह सकते हैं इट इज नॉट completely cell, it is fragment of megakaryotic cell। मेगाकैरियोटिक सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं। अब प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। इट इज ऑल्सो known as थ्रोम्बोसाइट। तो फ्रेंड्स, आरबीसी को अपन क्या कहते थे? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को लीकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता था? बोन मैरो। तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन का भी कहाँ होगा? बोन मैरो। प्लेटलेट का फॉर्मेशन भी बोन मैरो में ही होगा। RROW। अब प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है? ये सबसे मेन क्वेश्चन होता है, प्लेटलेट की लाइफ स्पैन। प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन होती है 3 to 5 डेज, यानी कि 3 to 5 डेज में ये ख़त्म हो सकता है, ठीक है ना। 3 से 4 दिन में इनकी जीवन लीला समाप्त। डेथ कहाँ होती है? इनकी डेथ कहाँ होती है? वही जहाँ डब्ल्यूबीसी के होते थे, क्या होता है? दी ब्लड। अब ये फंक्शन क्या करते हैं? बहुत छोटा सा टॉपिक है फ्रेंड्स, बस आपको केवल ये इतना सा याद रखना है। छोटी छोटी चीज़ें वो आपको याद रखनी है। हालांकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको याद रखने की ज़रूरत है। ब्लड क्लॉटिंग। क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करवाते हैं। इट्स deficiency causes डेंगू फीवर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसकी डिफिशियंसी से डेंगू फीवर कैसे हो सकता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, एक बात तो मैंने बताई नहीं, इनका काउंट क्या होता है? इधर लिख लेता हूँ। टोटल काउंट होता है 1,50,000 to 3,50,000, ठीक है ना। इनका टोटल काउंट क्या होता है? 1,50,000 to 3,50,000। जब देखो फ्रेंड्स, डेंगू फीवर कब होता है? जब ये काउंट 4,000 के नीचे आता है ना, तब आपको डेंगू फीवर होता है। यदि आपके किसी फ्रेंड को डेंगू फीवर हुआ है, तो आप इसकी ब्लड रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर प्लेटलेट्स की जो डिजिट है वो 4,000 से नीचे होगी, तब आपको डेंगू फीवर होता है। उस ऐसे कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि पेशेंट के बॉडी में प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करते हैं थ्रू द ड्रिप और इंजेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये तो अपना प्लेटलेट्स है।
ये प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी से डेंगू फीवर होता है, ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, डेथ ब्लड में होती है, 3 to 5 डेज इसका लाइफ स्पेन होता है। और इनका टोटल काउंट कितना होता है, 1,50,000 to 3,50,000 होता है। कई बार बच्चे होते हैं कि सर आपके एक लेक्चर को हमको कवर करने में सर 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये आपकी एफिशिएंसी नहीं है, आपकी इनएफिशिएंसी है। क्योंकि मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ, अगर आप ध्यान से उसको सुनते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं हो रही है और याद नहीं रह रही है तो आपका ध्यान लेक्चर में नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको बोल देता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ या मैं आपको कुछ बोल रहा होता हूँ तो आप मेरे को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपके फिर एंट्रेंस में कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है या फिर आपके बोर्ड में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो थैंक यू फ्रेंड, ये था प्लेटलेट्स। आज अपन का फॉर्म्ड एलिमेंट टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। थैंक यू क्लास। कल से अपन पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम।